हमारी ताकत का अंदाज़ा हमारे जोर से नहीं, दुश्मन के शोर से पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार पंक्ति के साथ करने वाले हैं। दिनकर जी की पंक्ति है, कहते हैं कि है कौन सा ऐसा विघ्न जग में, टिक सका वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप भी यदि जोड़ लगाएंगे तो बिहार बोर्ड के किला को हम 2023 में ध्वस्त करेंगे और आपका परचम जो है वह 2023 में लहराएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं सेशन की। इससे पहले एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इंग्लिश बुक और लिटरेचर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही शानदार, धमाकेदार और जानदार प्रश्न के साथ, जिसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। बर्ट्रैंड रसेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है 1950 में नोबेल प्राइज लेते हैं, 1950 में नोबेल प्राइज विन करते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह एक मैथमेटिशियन भी थे। एक क्या थे बाबू? मैथमेटिशियन भी थे। और इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया बाबू? लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। और इन्होंने जो एसे लिखी है वो लिखी है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। हेल्प्ड मैनकाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो यहाँ से भी एक सवाल बन जाता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है? तो ऐसे है। किसने लिखा? तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला? 1950 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। ये क्या थे? तो मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विंटर सीजन में जो है वह वर्ड्स जो है वह बड़े पैमाने पर मरते हैं। कौन? वर्ड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल से कौन सेटिस्फाइड थे? तो हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे और उन्होंने ही जो है वह ट्रू होम रूल का वास्तविक आनंद लिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया? तो देखिए यहाँ पे फायर की बात करी जा रही है। तो निश्चित रूप से जब फायर की बात की जाएगी तो कौन सा पोएम होगा? तो फायरहाइम होगा। और फायरहाइम जो पोएम है वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। और इसमें पोइट ये कह रहे होते हैं कि हमने 20 ईयर्स एगो, 20 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बाबू? 20 ईयर्स एगो हमने फर्स्ट बॉर्न को, किसको बाबू? फर्स्ट बॉर्न को जो फायर के हवाले किया था उससे मैंने आग को सीनर बना दिया है। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसका हम क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉल्ट विटमिन वर्कड एज डैश वॉलेंटियर नर्स इन। वॉल्ट विटमिन जो है वह एक अमेरिकन पोएट हैं। क्या है बाबू? वॉल्ट विटमिन एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोजिशन है लीव्स ऑफ ग्रास। आप इसे जरूर याद रखेंगे। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वॉलेंटियर नर्स के रूप में, स्वैच्छिक सेवक के रूप में कहाँ काम किया था? तो जो सिविल वार हुए थे उस सिविल वार में इन्होंने जो है वह स्वैच्छिक नर्स के रूप में काम किया था। और आपके सिलेबस में जो इनकी एक रचना है वो है आपके सिलेबस में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, कम माई बिलव्ड। ये जो है वह लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? तो ये पर्ल एस वक के द्वारा लिखी गई है। और ये बाय बर्थ जो है वह अमेरिकन पोएटेस हैं। बाय बर्थ क्या है बाबू? अमेरिकन पोएटेस हैं। और इनके बारे में हमको ये पता है कि ये जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, कौन सा चैप्टर लिखी है बाबू? इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज लिखी है। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, ये इनका जो है वह कंपोजिशन है। और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज जो इन्होंने लिखी है वो इनकी रचना माई सेवरल वर्ल्ड्स, माई सेवरल
वर्ल्ड्स। ये माई सेवरल वर्ल्ड्स भी इनकी एक रचना है और इसी रचना से इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई ली गई है, जो कि एक ऐसे कह सकते हो या एक ट्रैवलॉज कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पर्ल एसवर्क के बारे में एक और जानकारी मैं बता देता हूँ कि 1938 में 1938 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना, नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पर्ल एसवर्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? कौन ऐसा कहते हैं कि बिलीव करो कि मैं स्पीडियर जर्नी जो है वह मेंटेन करके तुम्हारे पास जल्दी लौट करके आऊँगा? तो ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, उस पोएम में पोइट जो है जॉन डनी ये बातें अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को समझाते हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है बाबू? तो जॉन डनी हैं। और जॉन डनी के बारे में एक बात पता है आपको कि ये क्या है? मेटाफिजिकल पोएट हैं। एक क्या है बाबू? मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो इसे आप याद रखिएगा आप ध्यान से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। टू ऑटोमन इज क्या है? ऑटोमन क्या है? तो देखिए ऑटोमन एक ऑड है। क्या है बाबू? ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? संबोधन गीत। ऑड का मतलब क्या होता है बाबू? संबोधन गीत। अब देखिए संबोधन गीत लिखने के लिए फेमस कौन है? तो हमारे जॉन किट्स महोदय। कौन है बाबू? जॉन किट्स महोदय। यानी ऑड टू ऑटोमन जो पोएम है उसको किसने लिखा है? तो जॉन किट्स महोदय ने लिखा है। और जॉन किट्स महोदय के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक क्या है बाबू? रोमांटिक पोएट हैं। यह एक क्या है बाबू? रोमांटिक पोएट है। और लैमिया और हाइपेरियन भी इनकी रचना है। लैमिया और हाइपेरियन ये इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, लैमिया एंड हाइपेरियन। यहाँ से देखिए क्या है, हाइम की बात कर लेते हैं। तो हाइम का मतलब होता है स्रोत गीत या स्रोत गान भी हम लोग कह सकते हैं। ऑड का मतलब संबोधन गान होता है। बैलेड का मतलब क्या होता है? रोमांटिक गीत कह सकते हो, रोमांटिक गीत। और हमारा इलिगी का मतलब क्या होता है बाबू? इलिगी का मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है बाबू? शोक गीत। तो आप इसे याद रखेंगे। ये सब काफ़ी बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन जो है वह द सोल्जर चैप्टर से ली गई है। किससे ली गई है बाबू? द सोल्जर चैप्टर से ली गई है, जिसमें पोएट जो रहते हैं वो ये बात बताते हैं कि हमारे जो देश की जो नज़ारे हैं, उसके जो साउंड्स हैं, उसके जो सपने हैं वो काफ़ी जो है वह अद्भुत हैं। तो इसके जो लेखक रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक रहते हैं। कौन रहते हैं बाबू? रूपर्ट ब्रूक रहते हैं। और रूपर्ट ब्रूक जो है वह एक वार पोएट रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू? वार पोएट रहते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या रहता है बाबू? द सोल्जर तो एक वार सोनेट रहता है। क्या रहता है बाबू? वार सोनेट रहता है। और सोनेट के बारे में हमको पता है कि 14 लाइंस के पोएम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सोनेट कहते हैं। तो इस तरह से ये सब सारी के सारी इंपॉर्टेंट जानकारी सिर्फ आपके लिए है। ये तमाम चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्साल्ट्स द वैल्यूज ऑफ। ये जो पोएम है स्नेक, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है वह प्रिमिटिव लाइफ के, यानी प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बाबू? प्राचीन वैल्यूज़ को एक्सॉल्ट करने का काम किया है। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्नेक्स वेयर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है बाबू, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है कमला दास जी ने। किसने लिखा बाबू? कमला दास जी ने लिखा है, जो कि एक इंडियन पोएटेस रहती हैं। क्या रहती हैं बाबू? इंडियन पोएटेस रहती हैं। ये बात हम लोगों को दिमाग में रखना है। और वो कहती हैं कि अब किताबों के बीच, बुक्स के बीच जो है वह क्या है? सांप विचरण कर रहे हैं। आपको बहुत वक्त दिया जाता है, आप फटाफट आंसर कमेंट करते रहिए कि कौन सा आंसर है, ताकि हमको पता चले कि आप कितने सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु वांटेड टू किल स्नेक।
सांप को कौन मारना चाहते थे? तो ऑब्वियस सी बात है कि सांप को जो है वह पोएट मारना चाहते थे। उनके अंदर से ऐसी जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी, मारे ना मारे के बीच में फाइनली ये कॉन्ट्राडिक्शन जीतता है कि सांप को क्या करना चाहिए, हिट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट। और इसके जो पोएट कौन है बाबू? तो इसके पोएट हैं D.H. लॉरेंस। क्या है बाबू? D.H. लॉरेंस। और D.H. लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, यह भी याद रखना चाहिए हम लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु रोट हाइपेरियन एंड एंडीमियन? हाइपेरियन एंड एंडीमियन जो आपका पोएम है, ये पोएम जो है वह जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है बाबू? जॉन किट्स के द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। और इस पोएम में W.H. ऑर्डेन ने जो है वह लाइफ के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करी है। किसके बारे में बात करी है? लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बात करी कि किस प्रकार से जो है इंसान अपने जीवन में जिस चीज़ को चाहता है अगर वो नहीं मिलता है तो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसके बारे में यहाँ बात करी। तो किसके बारे में कह रहे हैं कि वो डम है? डम का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। तो गूंगा कौन है? तो नाइटिंगेल है। कौन है बाबू यहाँ पे? नाइटिंगेल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप डैश लॉग? ये जो स्नेक जो पोएम है, इसमें पोएट जो है वह किस प्रकार के लॉग का मतलब क्या होता है? गट्ठर। किस प्रकार के गट्ठर को चुनते हैं? तो एक बहुत ही क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, है ना। क्लमजी का मतलब होता है मोटा भद्दा। लॉग को चुनते हैं, लकड़ी के जो है वो गट्ठर को चुनते हैं और वो सांप की तरह उसको क्या करते हैं? पेल्ट करते हैं, उछालते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, ये जो है वह दोनों के दोनों क्या है? देखिए ये दोनों के दोनों जो है वह सबसे पहले ट्रेजेडी है। क्या है बाबू? ट्रेजेडी। अब ये ट्रेजेडी क्या होता है? वैसा कॉमेडी विच एंड्स विथ सॉरो, जो दुख के साथ समाप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रेजेडी कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो ट्रेजेडी हैं, मैकबेथ और जूलियस सीजर, ये दोनों के दोनों जो है वह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, कई एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेवई वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गॉट अप? सेवई जो है वो किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है बाबू? तो द आर्टिस्ट का। किसका है बाबू? द आर्टिस्ट का चीफ कैरेक्टर है। और यहाँ से हम लोगों को ध्यान देना है कि सेवई की हॉबी थी, वो पैशनेटली गॉड में इंटरेस्टेड था। और जैसे ही वो सुबह जगता था तो सबसे पहले किसको एग्जामिन करता था? गॉड को। तो यहाँ पर जो है वह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गॉड्स। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। When is censorship imposed on press in a country like Britain? कहा जा रहा है कि ब्रिटेन जैसे देश में प्रेस पर कब सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है, कब सेंसरशिप लगाया जाता है? तो सेंसरशिप हम लोग प्रेस पर तभी लगाते हैं जब इमरजेंसी का टाइम हो या वॉर का टाइम हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ड्यूरिंग इमरजेंसी। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है फिर से हम लोग जो है वो उसके जो इम्पोजिशन है उसको हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है बाबू? अन्याय। और यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब होता है उत्पीड़न। क्या होता है बाबू? उत्पीड़न। कौन जो है वह अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी को झेल रहा था, उसमें एकदम परेशान था, त्रस्त था। तो यहाँ पे मिसिसिपी है। कौन है बाबू? मिसिसिपी। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है वो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जो कि एक स्पीच है जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मिसिसिपी जो कि एक डेजर्टेड स्टेट है और इस डेजर्टेड स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है? अन्याय है और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न है, लोग तबाह हैं, त्रस्त हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मिसिसिपी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। देखिए यहाँ पे लोमोव और नतालिया जो है वह क्या है? ऑक्स मीडोज के लिए झगड़ रही थी। लोमोव और नतालिया जो है वह किस चैप्टर के चीफ कैरेक्टर हैं? तो ए मैरिज प्रपोजल के। किसके हैं बाबू? ए मैरिज प्रपोजल के। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। और ये मैरिज प्रपोजल क्या है? एक कॉमेडी है
और इसी कॉमेडी के कैरेक्टर कौन कौन हैं? नतालिया हैं, शुबुकोव हैं, लोमोव हैं। और लोमोव और नतालिया जो है वह इस बात को लेकर झगड़ रही होती है ऑक्स मीडोज को लेकर के, ठीक है। नतालिया 35 साल की एक लड़की रहती है और जिससे लोमोव क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबई वाज, सेबई को किस प्रकार की जो है वह गॉड्स अधिक पसंद थे? तो सेबई जो है वह इवन और सिमेट्रिकल गॉड्स को लाइक करता था। उसको ज़्यादा किसी प्रकार का कोई गॉड्स पसंद नहीं था, बस वो इवन और सिमेट्रिकल गॉड्स को लाइक करता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, देखिए द वेस्टलैंड जो है वह क्या है? एक पोएम है। क्या है बाबू? एक पोएम है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पोएम है वह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है बाबू? टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि 20वीं सेंचुरी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट हैं। कौन? टी.एस. इलियट। और 1948 में 1948 में इनको जो है वह नोबेल प्राइज़ भी मिला है। क्या मिला बाबू? नोबेल प्राइज़ भी। तो ये तमाम क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द, कहते हैं कि आज जो है वह असंभव है इस संसार की कल्पना करना। किसके बिना? तो देखिए क्या है, प्रिंटिंग मशीन के बिना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बिना। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को काफ़ी आसान कर दिया। सोचिए जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था तो कितना मुश्किल होता होगा कि कंटेंट को रिटेन रखना, उसको याद रखना, अपने आने वाले जनरेशन को बताना, तो ये बहुत मुश्किल था। तो जब 1440 में 1440 में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो इसके बाद हमारी लाइफ जो है वह धीरे धीरे क्या होते चली गई? आसान होते चली गई। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग मशीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18वीं शताब्दी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो 18वीं शताब्दी को ऑगस्टन एज के रूप में जानते हैं। किस एज के रूप में जानते हैं बाबू? ऑगस्टन एज के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्या बोलते हैं हाफ है, जो फर्स्ट हाफ है 19th सेंचुरी का, उसको हम लोग रोमांटिक एज के रूप में जानते हैं। और बाकी ये जो हमारा कैलिबर एज और जैकोबियन एज है ये 17th सेंचुरी का फर्स्ट फेज है। क्या बाबू? 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी के पोइट हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ, देखिए ऑलिवर गोल्ड स्मिथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेल है, वो है द डेजर्टेड विलेज। द डेजर्टेड विलेज, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाबू, कई बार पूछा गया है। और उसमें इन्होंने जो है वह विलेज लाइफ को लेकर के विशेष बातें कही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलेज लाइफ। और ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का नॉवेल कौन सा है? डेजर्टेड विलेज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस पीरियड का जो टेक्स्ट था या वर्ड कह सकते हो वो पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल था। तो मैंने आपको बताया कि ये ओल्ड इंग्लिश के जो टेक्स्ट थे उसको पढ़ना और समझना क्या है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनमें जो वोकैब होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो ये क्यों होगा बाबू? तो ड्यू टू वोकैब। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लैंगलैंड एंड चॉसर बिलोंग टू द डैश पीरियड। लैंगलैंड और चॉसर जो है वह मिडिल इंग्लिश पीरियड के बहुत ही जाने माने पोएट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि विलियम लैंगलैंड और चॉसर जो है वह किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं। और मिडिल इंग्लिश पीरियड जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1450 तक का, मिडिल इंग्लिश पीरियड का क्या होता है बाबू? 1100 से 1450 तक का जो पीरियड है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड है। और ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो प्रोमिनेंट पोएट हैं वो लैंगलैंड और चॉसर हैं। ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया एक नॉवेल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है बाबू? E.M. फॉस्टर के द्वारा। और एक और भी महत्वपूर्ण यहाँ से बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड जो है वह नीरद सी चौधरी
नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप दोनों को याद रखिएगा और दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन। देखिए हम लोग जानते हैं कि कलर का दो स्पेलिंग होता है, एक COLOR भी कलर होता है और एक COLOUR भी कलर होता है। तो हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो दो एसेंट से होते हैं, एक ब्रिटिश एसेंट से होते हैं, दूसरा अमेरिकन एसेंट से होते हैं। हम लोग ब्रिटिश एसेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन एसेंट का कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वह अमेरिकन एसेंट्स हैं। क्या है बाबू? अमेरिकन एसेंट्स हैं। और ये क्या है? ये ब्रिटिश एसेंट्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? तो हमारा हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। कहते हैं कि सारे देशों की सभ्यता बदल गई लेकिन भारत की सभ्यता आज भी अडिग है और यही इसका गौरव है, यही इसकी प्रतिष्ठा है। तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब होता है अडिग, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका क्या है? ग्लोरी है, यही इसका गौरव है, यही इसकी सुंदरता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लिप्स। देखिए यहाँ पे यह जो लाइन है, यह जो कंसेप्ट है वह इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई से ली गई है, जिसमें पर्ल एस वक्त ये कहती हैं जब वो भारत विजिट करने आती हैं, गांव में जाती हैं, तो उनको खाना जो है वह केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है। किस पर सर्व किया जाता है? केले के पत्ते पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनाना लीव्स, केले के पत्ते पे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द डैश एडवाइज्ड बेंजे टू कीप हेन्स। किसने बेंजे को ये सलाह दिया कि वह जो है वह मुर्गी रखे? तो बेंजे के माता पिता जो है वो बहुत परेशान थे और परेशान होकर के डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने ही उन्हें एडवाइस दिया था कि उसको आप मुर्गी रखने की जो है वह क्या करो? काम पे लगा दो। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है बेंजे की। तो बेंजे जो है वह द अर्थ चैप्टर, जो द अर्थ चैप्टर है उसका एक कैरेक्टर है और द अर्थ जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बाबू? शॉर्ट स्टोरी है, जिसके लेखक कौन है? H.E. बेट्स। जिसके लेखक कौन है बाबू? H.E. बेट्स। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। A woman has to observe various customs and rituals during। कहते हैं एक महिला को बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे रीति रिवाजों को जो है वह फॉलो करना होता है, मानना होता है। कब ऐसा मानना होता है? तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान उनको बहुत सारे जो है वह रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करने होते हैं, खास करके ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। तो यह जो हमारा कंसेप्ट है आ चाइल्ड इज़ बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? आ चाइल्ड इज़ बॉर्न से लिया गया है। और आ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है वह एक क्या है बाबू? एसे है, और इसके एसेइस्ट जो है वह क्या है? जर्मेन ग्रीर हैं। कौन है बाबू? जर्मेन ग्रीर हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और ये एक जो है वह फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू? फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट, मैकेविटी इज, T.S. इलियट के अनुसार मैकेविटी क्या है? देखिए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। और मैकेविटी को किस रूप में प्रोजेक्ट किया है T.S. इलियट महोदय ने? तो इन्होंने मास्टर क्रिमिनल के रूप में, किसके रूप में बाबू? मास्टर क्रिमिनल के रूप में इनको प्रोजेक्ट किया गया है। और मैकेविटी रहती क्या है? तो मैकेविटी एक कैट रहती है। क्या रहती है बाबू? कैट रहती है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। द सोल्जर पोएम में जो सोल्जर रहते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये द सोल्जर पोएम में 6 टाइम्स इंग्लैंड वर्ड का यूज़ किया गया है। कितना बार यूज़ किया गया है बाबू? 6 टाइम्स यूज किया गया है। बाकी की इसकी जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आई परमिट टू स्पीक इट ऑब्री हैजार्ड इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है वह स्नेक पोएम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? स्नेक पोएम से लिया गया है, जिसमें पोएट जो है वह ये कहते हैं कि हमको जो स्कूल की जानकारियाँ हैं, हमारे पास जो ये मनगढ़ंत जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को अब क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को जो है वह अपने कॉमन सेंस के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो D.H. लॉरेंस हैं स्नेक पोएम में कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक इट
एवरी हैज़ार्ड मतलब मुझे अपने प्राचीन जानकारियों को, स्कूल की जानकारियों को और ट्रिवियल जानकारियों को क्या करना चाहिए, क्विट करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउएवर रेयर डैश रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे क्या है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है, हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश। ये लाइन पूरा का पूरा लाइन कहाँ से लिया गया, तो ये पूरा का पूरा लाइन एन एपिटैफ पोएम से लिया गया है, जिसमें पोएट जो है वह ये कह रहे होते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा, इसे याद करने वाला कोई नहीं होगा। तो एन एपिटैफ जो है वह वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है बाबू, डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। और इनको किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो इनको हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में जानते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है द मोर वी इंडल्ज इन, इंडल्ज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बाबू, इन लगता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दी लगा हुआ है, तो आपको ये बताया गया है कि जहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन हो, जहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन हो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, दी लगाते हैं। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि हम अपने फैशंस में, अपने पैशंस में, अपने अभिलाषाओं में जितना खोते जाएंगे ये बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि अभिलाषाएं क्या होती है, अनंत होती है। तो इसलिए हम लोगों को एक लिमिट सेट करना चाहिए किसी भी चीज़ में इंडल्जेंस का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है बाबू, एक ऐसे है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। The mother in a pinch of snuff was waiting at the dash for her brother। ये pinch of snuff क्या है बाबू, तो ए pinch of snuff एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बाबू, एक शॉर्ट स्टोरी है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें जो चीफ कैरेक्टर होते हैं नानू काका, वो दिल्ली जा रहे होते हैं और उनकी जो सिस्टर होती हैं वो वहाँ पे उनका वेट कर रही होती हैं, और लेखक उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो माँ जो है वह कहाँ वेट कर रही होती है, नानू काका की बहन, और लेखक की माँ कहाँ वेट कर रही होती है बाबू, तो 2 स्टेप पर, दरवाजे पर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि कोई भी जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है, जो संपादकीय जो नीतियाँ होती है, वो किसी भी दैनिक अखबार का कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है कितने मुख्य कारकों के द्वारा, कितने चीफ फैक्टर्स के द्वारा, तो 2 चीफ फैक्टर के द्वारा। और वो 2 चीफ फैक्टर कौन कौन है बाबू, आइए बात कर लेते हैं। पहला होता है वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एम्बिशन ऑफ ऑनर। ये 2 चीफ फैक्टर हैं। पहला वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, यानी एडवर्टाइजर जिस तरह से चाहेगा उस तरह से उसका एडिटोरियल पॉलिसी कंट्रोल्ड होगा। दूसरा क्या है, एम्बिशन ऑफ ऑनर, यानी उस अखबार का, उस चैनल का कौन मालिक है और उसकी क्या एम्बिशन है, वो किस तरह का सोच रखता है। तो यही 2 चीफ फैक्टर हैं जिससे किसी भी डेली अखबार के एडिटोरियल पॉलिसी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है वेंजे ऑन। वेंजे किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है बाबू, द अर्थ का, मैंने पहले ही बताया आपको। और वेंजे ने जो है वो एक कौन सी गाड़ी खरीदी थी, तो फोर्ड की छोटी गाड़ी खरीदी थी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, यानी 15वीं शताब्दी के बाद जो है वह अंग्रेजी जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। 1500 से पहले जो इंग्लिश हम लोग यूज कर रहे थे 1100 से 1500 के आसपास, वो हमारा क्या था, तो वो हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड था। और इसके पहले हम लोग जो 400 से लेकर के 1100 के आसपास के काल तक जो अंग्रेजी यूज कर रहे थे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सावित्री इज रिटन बाय, सावित्री जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, यह जो इपिक है वह अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है बाबू, अरविंद
अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो मैंने बताया 1950 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और बर्ट्रैंड रसेल एक हिस्टोरियन और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने जो रचना करी है उसको भी याद रखेंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और वो क्या है बाबू? एक ऐसे है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, उसको हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं बाबू? तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यानी अ स्टैंडर्ड इंग्लिश जो स्पीच है ब्रिटिश का, उसमें इन्होंने प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर काफ़ी ध्यान दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेपरेट वीडियो मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपके लिए बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, और जो कि एक क्या है? ऐसे है। और यह ऐसे किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह ऐसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और उसमें ये कहते हैं कि आखिर कुछ तो ऐसी बात है हिंदुस्तान के लोगों में जो अभी तक इसने अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा कर रखा है, बाकी के सारे देशों की सभ्यता और संस्कृति क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। यहाँ पे कह रहा कि रुका और फिर जो है वह थोड़ा सा पिया। तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन स्नेक पोएम से लिया गया है, जिसमें पोएट स्नेक के बारे में ये बता रहे हैं कि सांप ने थोड़ा सा पानी वाटर ड्रॉप से पिया, फिर इधर उधर देखा और फिर थोड़ा पिया। तो ये लाइन जो है वह स्नेक से लिया गया और स्नेक पोएम जो है वह D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो है वह किसको प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना गया है नेशनल पर्पस का? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एजुकेशन को, शिक्षा को जो है वह माना है प्राइम इंस्ट्रूमेंट नेशनल पर्पस का। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच डिलीवर किया था जिसको हम लोग बोलते हैं भारत इज़ माई होम। क्या बोलते हैं बाबू? भारत इज़ माई होम। ये याद रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। फेथ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बाबू? इन लगता है। कहते हैं कि राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। किन चीज़ों में? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन का मतलब होता है कि मानव मात्र की जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों पर हमेशा खरा उतरने का कोशिश किया, उनके विश्वास को कभी नहीं खोया। किसने? तो राधा कृष्णन ने। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। ये जो लाइन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये लाइन जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो क्या है? W.H. ऑडेन है। और इस पोएम में हमने आपको बताया कि लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बात की जा रही है, और कहते हैं कि ये जो चंचल हाथ है एक दिन ऐसा होगा कि ये फ्रीज हो जाएगा, ठंडे पड़ जाएंगे और ऐसे ही घुटनों पे रखे मिलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फ्रीज हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह किस चैप्टर के लेखक हैं? तो यहाँ पे भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत इज़ माई होम जो है वह क्या है बाबू? एक स्पीच है। और यह स्पीच किसने दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। और कब दिया था? 1967 में, जब वो भारत के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है बाबू? तो हाउ फ्री इज द प्रेस एक ऐसे है, इसे याद रखेंगे। द आर्टिस्ट क्या है? तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, इसे भी याद रखेंगे। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न भी एक ऐसे है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो आप वीडियो को यूं ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।